हेलो एवरीवन, हम लोग एक बार फिर से कमबैक कर गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा मनी एंड क्रेडिट के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। मनी एंड क्रेडिट का आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि मनी एंड क्रेडिट में जितना हमने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आपका सब क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है जो मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन भी एक देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैक्सिमम चीजें आपको पता है या फिर आप सोच के बता सकते हो ना। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन काम करता है, किस तरीके से एमएनसीज काम करती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो फिर आप सोच के सारी बातें बता दोगे। मैं आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलपमेंट करूंगा। अभी देखो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, कैसे काम करता है, एमएनसीज कैसे काम करती हैं ग्लोबलाइजेशन के पीछे, किस तरीके से एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन करवाती हैं, एमएनसीज क्या होती है, कैसे काम करती है, सारी बातें जो होता है मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। एमएनसीज के आने के बाद मार्केट में क्या असर पड़ेगा, हम सारी बातें समझ जाएंगे ना। आपको मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप खुद होता है थिंकिंग डेवलपमेंट कर पाएंगे, ताकि आप इस बात को खुद से खुद आंसर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए जो होता है हम लोग आज पढ़ने वाले ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूं। आपके एसएसटीज की वीडियो पढ़ रही है, प्लस जो है आपके साइंस के अच्छे चैप्टर्स, सारे के लगभग वीडियो पढ़ चुके हैं। एक दो चैप्टर छोड़ के बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत आराम से उसे बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर कांसेप्ट में आपको जो होता है समझा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो 100% मान के चलिए 20 तारीख तक आपकी प्रिपरेशन इस तरीके का करवा दूंगा कि आपको लगने लगेगा हाँ मतलब 80% 90% की जो कॉन्फिडेंस है मुझमें वो आ जाएगा आपके अंदर कि 80% 90% तो आप कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको अभी चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलवाएंगे, फिर जो होता है 100 क्वेश्चन चलवाएंगे, सब कुछ चलेगा एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। भले टाइम लगेगा लेकिन पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से ना। और आपका 20 तारीख तक, मैं कह रहा हूं 20 तारीख तक इतना बढ़िया सब कुछ करवा दूंगा कि आपको खुद लगने लगेगा 80-90% तो भाई अब कहीं नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, कैसे काम करता है, कैसे क्या बातें हैं ना उसके अंदर की। देखिए ग्लोबलाइजेशन है क्या। सबसे पहले अगर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। शुरुआत हमें करनी है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एमएनसीज कांसेप्ट से, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जानना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन के बारे में आइडिया देना चाहता हूं, ताकि आप इन सब चीजों को लिंक कर पाए ग्लोबलाइजेशन से, कि हर एक चीजें जितनी भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन करवा रही है, इस बेसिस पर पढ़ाई जाएंगी ना। अभी चैप्टर का नाम ही है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब चैप्टर का नाम मनी एंड क्रेडिट था, तो कहीं ना कहीं वो आपको पैसे के बारे में पढ़ाया जाएगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना है वहां पर जो होता है कहीं जाके जो होता है आईटी सेक्टर पढ़ाने लगे, कुछ ऐसा पढ़ाने लगे, कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। वहां पर हेरिटेज इवोल्यूशन थोड़ी ना चलेगा। अब अगर मनी एंड क्रेडिट है तो मनी एंड क्रेडिट पढ़ाया जाएगा ना, मतलब पैसे के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से लोन, क्रेडिट का मतलब लोन, तो क्रेडिट के बारे में पढ़ाया जाएगा, मनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से नाम है अगर चैप्टर का ग्लोबलाइजेशन, तो यहां पर आपको सारी बातें ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स की पढ़ाई जाएंगी जो ग्लोबलाइजेशन करवाती है। तो भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन बड़ी देर से चिल्ला रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, पहले तो बताओ। ग्लोबलाइजेशन हमें समझ में आया ग्लोबलाइजेशन इसे कहा जाता है, तो फिर मैं आपको बताऊं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे क्या क्या करवाता है, क्या क्या चीजें ग्लोबलाइजेशन को होती हैं ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ना। तो मैं बताता हूं आपको, टेंशन मत लो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ाव, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध। अब देखो ये संबंध कैसे कैसे बन सकता है, जैसे जैसे बनेगा वही फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन करवा रहे हैं। मैंने कहा एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, इस एक कंट्री का बी कंट्री के साथ संबंध किस किस तरीके से बन सकता है, जिस तरीके से बनेगा। पहली बात तो कंट्री ए और कंट्री बी का संबंध ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़े, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो होता है जब लोग जुड़ने लगते हैं तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोब से बना बेटा, ग्लोब का मतलब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता जाए और ग्लोबली पूरा देश जो होता है दूसरे के साथ कहीं लिंक कर जाए तो उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन ना। तो एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा यानी कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। हर एक देश एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे तो उसे कहा जाएगा ग्लोबलाइजेशन ना। तो एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ने लगा, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब ये बताओ ये एक देश दूसरे देश के साथ कैसे कैसे जुड़ सकता है। अगर मैंने कहा भाई इस एक कंट्री से एक बंदा था जिसका नाम था एक, अब एक कौन बंदा है इसका नाम, चलो मैंने मान लिया मेरा ही नाम, मैंने मान लिया इस कंट्री ए में एक बंदा है अमित जो होता है वो जाता है बी कंट्री में कमाने। तब बताओ बी कंट्री में जाएगा तो अब अमित जो होता है ए कंट्री की सभ्यता बी कंट्री वालों को बताएगा, मेरे देश में ऐसा होता है बताएगा। अब इन देशवासियों को इस देश के बारे में भी थोड़ी बहुत जो होता है इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये भी यहाँ आएंगे घूमने टहलने रहने, ये जाएगा वहां कमाएगा रहेगा, वहां का पैसा लेके आएगा अपने देश में। तो इस तरीके से एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध बन रहा है। तो ये देखो एक ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण हो गया ना।
अभी बताओ, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी, अगर यहाँ की कोई कंपनी है, मैंने कह दिया कि एक इंडिया की कंपनी है जो कि कुछ प्रोडक्ट बनाती है एक्स। अब इस एक्स प्रोडक्ट को अगर वो इस कंट्री में बेच रही है तो यहाँ पर तो पहले बिकेगी, लेकिन बाद में लोग कहेंगे ये मेड इन जो होता है इंडिया की कंपनी, ये जो होता है इंडिया की कंपनी है। तो अब एक तरीके से इस देश ने अपना प्रोडक्ट ले जाके बी कंट्री में बेचा और बी कंट्री के लोगों के मन में एक डेवलपमेंट हुआ, एक थिंकिंग डेवलपमेंट हुई कि भाई एक कंट्री भी कुछ है जो हमारे देश में लाके प्रोडक्ट बेच रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो होता है एक कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ उनके मन में चलने लगेगा, चाहे अच्छा चले चाहे बुरा चलेगा जरूर ना। तो इस तरीके से अगर अच्छा चलने लगेगा तो उन्हें लगने लगेगा हाँ भाई एक कंट्री है, वो आएंगे घूमेंगे टहलेंगे, भाई एक कंट्री के बारे में बताएगा बातें ना। ग्लोबलाइजेशन ये जो होता है चेन बन रही है, एक कंट्री का बी कंट्री के साथ जुड़ाव बन रहा है, इसी को बेटा कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन ना। अब इसी को आपको पढ़ना भी है कि मल्टीनेशनल कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो कहीं ना कहीं वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ती है। अच्छा, जब बी कंट्री में प्रोडक्ट बेचेगी तो बी कंट्री का पैसा तो उठा के लेके आएगी एक कंट्री में। अब बी कंट्री में जब बेचेगी तो बी कंट्री से जो होता है एक कंट्री में पैसा भी लेके आएगी वो कंपनी ना। तो पैसा लेके आएगी तो कहीं ना कहीं उसकी मुद्रा हमारे पास आ रही है, तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का साइन है ना, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का साइन है। तो ग्लोबलाइजेशन का साइन यही सब होता है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरीके से संबंध बन रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और थोड़ी बातें मैं आपको बताऊं कि अच्छा अगर बी कंट्री ए कंट्री का पैसा लाती होगी तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं, फिर देखो मजा आएगा पढ़ने में ना। अगर बी कंट्री यहां से एक कंट्री ए एक जो था कंट्री ए कंट्री बी, ये वही वाला पुराना। अब यहां पे कंपनी है एक्स कंपनी यहां पर अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो यहां से पैसा भी लाएगी ना। यहां प्रोडक्ट बेच रही है प्रोडक्ट, और यहां से प्रोडक्ट बेचने के बाद ये पैसा भी तो लाएगी। भाई इस पैसे का जो होता है कंट्री ए करेगी क्या? मान लो भारत के पास जो होता है अमेरिका का पैसा आ गया, अब अमेरिका का पैसा ये करेगा क्या भाई भारत? वो बताओ जो होता है भाई आपने कहा, आप कह रहे हैं कि पैसा ये जो होता है यहां से कोई कंपनी अपना जो होता है एक एक्स कंपनी है प्रोडक्ट बेच रही है, ये प्रोडक्ट जो होता है बी, यहां से बी वाला पैसा पाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना यहाँ भारत की मुद्रा पा जाएगी। भाई यहाँ पर अगर अमेरिका है ये तो अमेरिका का डॉलर पाएगी ना, तो डॉलर लेके आएगी इंडिया के पास। तो हम जानते हैं एक्सचेंज हो जाता है, हम आते हैं अपने बॉर्डर पे डॉलर दे देते हैं और वहां से हमें रुपया मिल जाता है ना। इतनी बातें हमें समझ आती है, लेकिन भाई इस डॉलर का करेगी क्या? भाई इस डॉलर का करेगी क्या बताओ, ये बताओ। और ये डॉलर ना रहे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैं बताता हूं आपको, तो थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर में बड़े बढ़िया से समझ में आएगी चीजें। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक जो होता है एक कंपनी है, एक देश है सॉरी, हाँ एक देश है जो कि डॉलर पा गया। अब इस डॉलर का ये क्या करेगा कि भाई अमेरिका से वो कुछ जाता होगा खरीदने। जैसे मान लो अमेरिका से वो तेल खरीदता नहीं खरीदता तेल, मान लो एक पल के लिए अमेरिका से कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है। मान लो इस अमेरिका से ये बी कंट्री अमेरिका है ना, इस अमेरिका से कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है, तो अब इसके पास सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद पैसा देना पड़ता होगा ना इसे। तो पैसा कैसे दे सकता है? या तो इसके पास इतना जो होता है लोग कमा के इसके पास लेके आए इतना डॉलर, ये इसी डॉलर को उठा के भैया अपना डॉलर ले जा तू, मुझे वो जो होता है सॉफ्टवेयर दे दे। अब इतनी में डील हुई रहेगी, उतना डॉलर दे देगा और जो होता है यहां से ये ले लेगा। इसके वजह से भारत का पैसा जो रुपया था वो चुपचाप पड़ा रहा भारत के पास, और इसने डॉलर कमाया था जो लोगों ने, उसी डॉलर को उठा के दे दिया। तो भारत का पैसा भारत में पड़ा रह गया और डॉलर जो है हम लोगों ने दे दिया। इसी से कहा जाता है बेटा देश मजबूत होता है। मान लो एक पल के लिए हमारे पास डॉलर ना हो, अब हम इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकते, जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन तब हम जाएंगे इस रुपया को लेके। अब इस रुपया को लेके जाएंगे और इस रुपया को कहां लेके जाएंगे? इस अमेरिका के पास ले जाएंगे और इस रुपया को अमेरिका को देंगे और रुपया के बदले फिर हमें देगा डॉलर। तब इस डॉलर को हम इसे देके तब ये सॉफ्टवेयर खरीदेंगे। एक तरीके से हमने अपना रुपया अपने देश में ना चला के बल्कि दूसरे देश में जो होता है उसे बेच दिया, एक तरीके से दूसरे देश वालों को दे दिया। अब ये वाले क्या करेंगे? अमेरिका भी यही करता है। अमेरिका कहेगा कि भैया इनका रुपया इन्हें दे दो, इनसे सामान खरीद लो। अब एक तरीके से रुपया हमारा हमें ही दे दिया और हमसे सामान खरीद लिया, मतलब फ्री में सामान ले गया ना। तो इसीलिए हमारे पास दूसरे देश की करेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ढेर सारा डॉलर आ जाएगा, हम ढेर सारा डॉलर होल्ड करके रख लेंगे, तो अब हमें जो होता है अपना पैसा अपने देश में रेगुलेट करवा रहे हैं और दूसरे का पैसा जो होता है उसके देश में देके उससे सामान खरीद ले रहे हैं। अब इससे क्या होता है? देश डेवलप होता है। इसी को कहा जाता है बेटा डेवलप्ड देश, जहां पर अपना पैसा सिर्फ अपने देश में रेगुलेट करे, दूसरा जो पैसा दूसरे का पैसा है उससे सामान खरीदा जाए, अपना पैसा कभी देके जो होता सामान ना खरीदा जाए। तब जब ऐसा होगा तो अब देखो ये रुपया सिर्फ भारत में चलेगा तो हर किसी के पास ढेर सारा रुपया हो जाएगा। अभी ये भारत से भाग जा रहा पैसा तो अमेरिका के पास जा रहा है, तो हमारे पास पैसा कहां बच रहा है ना। अब पैसा जो होता है हमने कहा डेली 100 रुपया छप रहा है, डेली 50 रुपया अगर जो होता है इन्हें दे दिया जाए सामान खरीदने के लिए, तो हमारे पास तो 50 रुपया बचेगा पूरे देश में रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अगर जो होता है मान लो हमारे पास डॉलर खूब ढेर सारा आ गया, हम डॉलर दे देके सामान खरीद रहे हैं और अब हमारे पास होता है रुपया जो है ये हमारा 100 रुपया हमारे देश में रेगुलेट करा, तो अब ये सी बात है सबके पास दुगना पैसा हो जाएगा। जहां पहले सब लोग 1-1 रुपया पा रहे थे वहां 2-2 रुपया पाने लगेंगे। समझ मेरी बात को? तो इस तरीके से हमारे देश में दूसरे की करेंसी होना बहुत जरूरी है, और जितने हम दूसरे देश की करेंसी रखेंगे उतना ही हम लोग अमीर होते चले जाएंगे, उतना ही हम लोग जो होता है डेवलप्ड होते चले जाएंगे। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनता है और किस तरीके से दूसरे का पैसा होल्ड करके रखना फायदेमंद होता है ना। अब देखो हम लोग समझते हैं थोड़ी बातें। जैसे आपने अभी देखा होगा रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था,
तो इंडिया रसिया की क्राइसिस मतलब रसिया में जो इकोनॉमी थी बड़ी तेजी के साथ गिर रही है, तो उसके लिए इंडिया ने अपना जो रशियन मुद्रा होल्ड करके रखा था उसे दे दिया, ताकि भाई उसके पास उसके देश का पैसा उसके पास पहुंच जाए और वो अपने देशवासियों को पैसा बांट सके और वहां से उसकी तो इकोनॉमी मेंटेन रहे ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया का जो था, मान लो अब देखो अमेरिका ने खुद ढेर सारा रशियन पैसा होल्ड करके रख लिया, अब वो देगा नहीं तो रशिया जो अमेरिका का डॉलर है वो ऊपर उठता चला जाएगा, रशिया का जो मुद्रा है वो नीचे गिरती चली जाएगी ना। लेकिन भारत ने क्या किया, रशियन को जो होता है रशियन का जो मुद्रा थी उसे दे दिया। अब इंडिया और रशिया के पैसे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को इस तरीके से। लेकिन डॉलर में और अमेरिका में अभी डॉलर और रुपया में वही फर्क रहेगा, डॉलर मतलब अमेरिका की मुद्रा और इंडिया की मुद्रा में कोई गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। देखो ये अमेरिका है, मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये रसिया है, रसिया। अब देखो जिसके पास जितना पैसा रहता है, मेरे पास अगर रसिया का जितना पैसा रहेगा मेरी मुद्रा रसिया से उतनी गुना ज्यादा रहेगी ना। मेरे पास अमेरिका का जितना पैसा रहेगा मेरी मुद्रा जो होता है रुपया अमेरिकन डॉलर से उतनी ज्यादा रहेगी, या फिर अमेरिकन डॉलर हमारे पैसे को होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए आज अमेरिका में डॉलर की वैल्यू ज्यादा है हमारे रुपया के माध्यम से, हमारे रुपया के जो होता है तुलना में अमेरिकन डॉलर बड़ा होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो उसके पीछे का कंसेप्ट ये होता है। अब मान लो हमने रशियन जो पैसा होल्ड करके रखा था वो रसिया वालों को दे दिया, अब हमारे और रसिया की मुद्रा में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तब आपके मन में ये उठा होगा कि भैया हमारे और रसिया की मुद्रा में फर्क नहीं रह जाएगा तो हमारी मुद्रा डॉलर से भी गिर जाएगी ना, क्योंकि रसिया का जो होता है अमेरिका जो है रसिया का जो होता है अमेरिका जो है रसिया का पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, ये नहीं दे रहा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आती है कि जिसके पास जिस देश का जितना पैसा रहेगा वो उतना अमीर होता चला जाएगा। अमेरिका के पास जितना रशियन डॉलर रहेगा वो उतना अमीर, रसिया से उतना अमीर होता चला जाएगा, रसिया से उतना अमीर होता चला जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो देखो इंडिया जो है रसिया का पैसा रखा था, इंडिया भी तो अमीर होता चला जा रहा था, इंडिया रसिया से अमीर होता चला जाता, लेकिन इसने क्या किया, मित्रता के नाते इसे जो था पैसा दे दिया। तो अब देखो एक तरीके से इंडियन और रशियन डॉलर में इंडियन और रशियन मुद्रा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा ना। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडियन और अमेरिकन जो होता है करेंसी में भी तो अब जो होता है इस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर रसिया जो होता है अमेरिका रसिया के मुकाबले अमीर होता चला जा रहा है तो इस तरीके से इंडिया के मुकाबले भी तो अमीर होता चला जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इंडिया ने डॉलर अभी होल्ड करके रखा, डॉलर नहीं दिया है इसने रसिया की मुद्रा दी है, तो रसिया और इंडिया में कंपेयर में जो होता है अब बराबर तुलना होगी ना। रसिया का जो होता है ₹1, अमेरिका का रसिया का ₹1, इंडिया के रुपया का जो होता है कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 रुपए में ऐसे रहेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा जो होता है, या फिर इंडिया का ₹1, 2, 4 रुपए के जो होता है बराबर रहेगा, क्योंकि इसने पैसा तो सब दे दिया ना होल्ड करके जो रखा था। अगर ये होल्ड करके रखा रहता तो रसिया जो होता जो इंडिया का ₹1 है वो रसिया के 70-80 रुपए के बराबर होने लगता धीरे धीरे ना, डॉलर जैसा। लेकिन इसने तो दे दिया तो इसका जो होता है बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इससे अमेरिका और इंडिया में कोई जो होता है कोई भी जो होता है अनबैलेंसिंग नहीं देखने को मिलेगी। इंडिया का रुपया और डॉलर जो होता है वो एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इंडिया कर रहा है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कि वो डॉलर को होल्ड कर पाए, जिससे वो 70-80 रुपए का जो पीक पहुंचा है ना वो धीरे धीरे हम लोग गिरा ले जाएं, और जो है हम लोग क्या करें कि जो है ₹1 जो होता है डॉलर और रुपया में बहुत ज्यादा फर्क ना रह जाए। लेकिन वो देखो कब तक वो समय आता है, उसके लिए हमें एक ही काम करना है कि देखो हमें क्या करना है कि हमें इंडियंस को जो होता है अमेरिका में कमाने जाए, बट इतना फैसिलिटी दी जाए, अमेरिका में भले कमाने जाए लेकिन इतनी फैसिलिटी दी जाए कि वो आके आखिरी में इंडिया में ही रहें, कमाए भले कहीं पर भी, लेकिन अगर जो होता है वो इंडिया में रह रहे हैं तो इससे क्या होगा कि अमेरिका से पैसा ला लेके जो होता है इंडिया में देंगे, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कराई जाए ताकि जो होता है हम लोग इस तरीके का माहौल दें टेक्नोलॉजी पे कि ताकि जो होता है अमेरिका में जो ऐप चले वहां से पैसा इंडिया को आए ना। इस तरीके से हम लोग करके हम लोग अपने देश को अमीर बना सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन में आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है एक देश का दूसरे देश के साथ कनेक्शन, एक देश के दूसरे देश के साथ कनेक्शन ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में डीपली चलेगा, टेंशन मत लेना। अभी हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो फॉरेन ट्रेड का होता है भाई, फॉरेन ट्रेड का होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होता है। फॉरेन ट्रेड किसे कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार। ये बहुत पहले से हो रहा है फॉरेन ट्रेड। जब एक देश का गुड्स, मान लो एक कंट्री है इंडिया में कोई सामान बन रहा है और ये होता है विदेशों में सप्लाई हो रहा है, जिसे को कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। और हम लोग जानते हैं इंडिया में से बहुत पहले से मसाले, फाइबर्स, नील, ये सब जो होता है जब अंग्रेज थे तब भी उससे पहले भी ये लोग जो होता है व्यापार होता था। आज भी ये जो होता है मल्टीनेशनल कंपनी की मदद से इंडिया का जो टाटा ग्रुप है ये बहुत सारे जो होता है देशों में जो होता है आयरन और सारी चीजें जो होता है सप्लाई करता है। टाटा जो होता है अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। तो फॉरेन ट्रेड आपको समझ में आया होगा। हमारे यहाँ से सीमेंट जाती है, हमारे यहाँ से जो होता है बहुत सारी चीजें जाती है, जैसे आपको होता है आयरन प्रोडक्ट जाता है, सीमेंट जाती है ना, वो सारी चीजें जो होता है हमारे यहाँ से जाती है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बातें कि किस तरीके से अपना देश दूसरे देश को सप्लाई करता है चीजों को ना। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब एक देश दूसरे देश से जब जो होता है गुड्स का व्यापार करता है, अपने देश में बनाता है लेकिन दूसरे देश में बेचता है। देखो दोनों में अंतर है। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में अंतर है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है अपने देश में, इंडिया में बनाया गया और सारे देशों में बेचा गया, ये कहलाएगा फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशों में जाके पैसा लगाना।
यहाँ पर अपने कंट्री में तुमने पैसा लगाया, कंपनी लगाया, सब कुछ किया, प्रोडक्ट बनाया और दूसरे देश में बेच रहे हो ले जाके। लेकिन जो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होता है, इंडिया का एक बंदा है, इसने क्या किया, इंडिया का एक बंदा है, इसने क्या किया, इसने यहां से एक देश था जो होता है जिसका नाम था मान लो अमेरिका में जाके कोई कंपनी लगाई। ये जो होता है कंपनी लगाने का मतलब यहाँ पर इसने पैसा डाला होगा, अमेरिका में जाकर पैसा डाला होगा बहुत सारा, तब जाकर वहां कंपनी सेटअप हुई होगी, वहां पर आदमी ढूंढा होगा, काम करवा रहा होगा, तब जाके गुड्स बन रहा है। तो ये कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब अपने देश का कोई आदमी दूसरे देश में जाके पैसा लगाता है, कंपनी स्टेब्लिश करता है, उसे कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है अपने देश से बना के सामान को दूसरे देश में बेचना, और यहां पर कहलाता है अपने देश का पैसा दूसरे देश में लगा के वही कंपनी बनाना, वही प्रोडक्ट बनाना, वही बेचना ना। यहां पर अपने देश से सामान बना के दूसरे देश में बेचना होता है, यहां पर उन्हीं के देश में जाकर सामान बना के बेचा जाता है। तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में आपको अंतर पता चल गया होगा। अब हम लोग समझते हैं एमएनसीज कंसेप्ट के बारे में। भाई मल्टीनेशनल कंपनी का क्या कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताऊं मल्टीनेशनल कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है, भाई मल्टीनेशनल कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले बताओ एमएनसीज का मतलब क्या है, डिफिनीशन क्या है। एमएनसीज एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी से भाई क्या समझते हो बताओ। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब बेटा कि एमएनसी का मतलब बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब ये होता है, मल्टीनेशनल कंपनी उन कंपनी को कहा जाता है जो अपने गुड्स और सर्विसेज को मोर देन वन कंट्री में सेल करती है। जैसे ये इंडिया का एक कंपनी है जो कि अमेरिका में भी अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा है, और ये जो होता है सऊदी अरेबिया में भी अपने दुबई में, चलो मान ले दुबई में भी अपने जो होता है गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा है ना। इंडिया की एक कंपनी जो अमेरिका में भी जो होता है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रही है। अब वो गुड्स और सर्विसेज को चाहे अपने देश से बना के जो होता है बेच रही हो वो भी चलेगा, या फिर इनके देश में जाके जो होता है स्टेब्लिश कर दे जो होती है कंपनी और वहीं से बेचे ना, किसी भी तरीके से बेचे। बस एक कंट्री जो होता है, जब कोई भी कंपनी एक कंट्री से ज्यादा जो होता है, एक कंट्री से ज्यादा जो होता है कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को मोर देन दो या दो से अधिक कंट्री में अपने सामान को बेचने लगती है तो उसे कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी ना। बातें समझ में आई। अब इंडिया की कोई कंपनी अगर जो होता है दो कंट्री में बेचने लगती है अपने सामान को तो उसे कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी बेटा एक देश में सामान बना के जो होता है, देखो इनका जो होता है दो कंसेप्ट होता है। एक ये कंसेप्ट होता है अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है तो ये इंडिया में प्रोडक्ट बना के जो होता है अमेरिका में भी भेज सकती है, तब भी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। ये दुबई में भेजे तब भी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। या फिर एक काम करे, ये मान लो इधर जो होता है उसने पकड़ लिया अफ्रीका, इधर उसने पकड़ लिया जो होता है इराक, मान लो ईरान पकड़ लिया, ईरान देखो इसमें इसे चलो मान लो हमने कर लिया इसे, इसने पकड़ लिया चाइना, मान लो पकड़ लिया चाइना को पकड़ लिया और उसके बाद अफ्रीका को पकड़ लिया। अब ये कंपनी जो इंडिया की कंपनी थी उसने क्या किया कि कुछ प्रोडक्ट को जो होता है अफ्रीका में बनवाया, कुछ प्रोडक्ट को चाइना में बनवाया, उसके बाद सबको लाके देखो कुछ प्रोडक्ट को अफ्रीका में बनवाया, कुछ प्रोडक्ट को देखो, एक तो ये है कि एक ही देश में बनाए और अलग अलग देश में बेच दे, ये भी होता है। दूसरा ये होता है, ये क्या करती है कि अफ्रीका में कुछ प्रोडक्ट बना ले, अब बनवाने का कंसेप्ट उसने चेंज करवा लिया कि अफ्रीका में कुछ प्रोडक्ट बनवा ले, चाइना में कुछ प्रोडक्ट बनवा ले, उन सबको लाके इंडिया में असेंबल करवा दे। भाई होता है एक कार थी, कार का टायर कहीं और बन गया, कार का जो होता है बोनट कहीं और बन गया, कार की सीटें कहीं और बन गई, इस तरीके से कार का अलग अलग इंजन कहीं और बन गया, सब कुछ ला के इंडिया में ही उसे असेंबल करवा दिया गया। इंडिया में असेंबल करवा दिया, पूरी कार इंडिया में तैयार होगी। अब इंडिया से जो होता है इसे अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जो होता है जहाजों की मदद से इंडिया से ही अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और अमेरिका में जाके कार बिकने लगी। और जो होता है दुबई में ट्रांसपोर्ट करवा दिया गया, दुबई में जाके कार बिकने लगी। तो एमएनसी दो कंसेप्ट पे काम करती है, एक तो एक ही देश में बना के अलग अलग देश में बेचती है ना, ये भी करती है, और दूसरा काम ये भी करती है कि अलग अलग देशों से जो होता है प्रोडक्ट बनवाती हैं और जो होता है फिर अलग अलग कंट्री में बेचती हैं ना। तो ये मैक्सिमम अमूमन एमएनसी यही करती हैं कि भाई यहां से भी प्रोडक्ट बनवाएंगे, यहां से भी प्रोडक्ट बनवाएंगे, असेंबल जो होता है इंडिया में करवाएंगे। यानी कि ये तीन देश की मदद ले रही है, तब जाके जो होता है इनका एक कार तैयार हो गई है और तब जाके अलग अलग बेचती है। तो आपके जो दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यहां पर अगर तीन देश की मदद ले रही है तो फिर इनका प्रोडक्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा पैसा लग जाता होगा। देखो ट्रांसपोर्ट होता है पानी के माध्यम से, जहाजों का ट्रांसपोर्ट बड़ा ही सस्ता होता है, जहाजों का ट्रांसपोर्ट बड़ा ही सस्ता होता है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर यहां पर लेबर 100 रुपया जो होता है अमेरिका में जाएंगे तो ये अगर मान लो ये कहा कि हमें तो भैया $100 चाहिए, मतलब $100 का मतलब 7,000 रुपया चाहिए भाई होता है पर डे का। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना 100 रुपया चाहिए, उसने अमेरिका वाले ने कह दिया कि हमें $100 चाहिए। तब बताओ यहाँ अगर ले जाए प्रोडक्ट को बनवाए तो 7,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा, बड़ा महंगा यार। इंडिया में तो 100-200 रुपये में लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अब चलो मान लो इंडिया में 300 रुपये में काम करने के लिए तैयार थे, अफ्रीका में गए तो यार अफ्रीका में 100 रुपये हम काम करने तैयार हैं, तो हम लोग अफ्रीका में ना बनवाएंगे? बताओ, हम लोग अफ्रीका में नहीं बनवाएंगे, हम लोग कहें इंडिया में भाग गए, हम लोग कहें अमेरिका में जाएं। तो मल्टीनेशनल कंपनी मोर देन वन कंट्री में जो काम करवाती है उससे ट्रांसपोर्ट का भले खर्चा लगता है लेकिन बड़ा रुपया बचा ले जाती है, इसीलिए
ये अलग अलग देशों में देखते हैं। जिसे देखा लेबर यहाँ बड़ा सस्ता है, हम लोग सारा प्रोडक्ट अलग अलग जगह से बनवा के असेंबलिंग वहीं करवा लेते हैं यार। असेंबलिंग में कम से कम हमारा लेबर चार्ज बच जाएगा, वहां पर कोई असेंबलिंग में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगने वाली है। इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी, अब मान लो कहीं से कुछ बड़ा सस्ता मिल रहा तो वहीं से बनवाए ना, वहीं से ले उसे ना, काहे को जो दूसरे देश से लेते हैं। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी बड़े आराम से सस्ते दामों पर प्रोडक्ट को तैयार करवा लेती है अलग अलग देशों से, और उसके बाद सब देशों में लाके अमेरिका में ले जाके बड़े महंगे दामों पर बेचेगी। इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी पीछे पीछे वर्क करती है। बेटा समझ में आ गया होगा आपको थोड़ी बहुत बातें मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। इन सब का नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप, मेरे इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप मैसेज करिए, मैं आपको जो होता है इसके फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्री में, फ्री नोट्स का मतलब फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, घबराना मत, पैसा नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, अब मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मल्टीनेशनल कंपनी देखो कई देशों को जोड़ रही है, कई देशों को, अफ्रीका को जोड़ लिया, चाइना को भी जोड़ लिया, इंडिया को भी जोड़ लिया, प्रोडक्ट बेच रही है अमेरिका में, उसके बाद जो है ये सऊदीया में बेच रही है, अलग अलग जगह पे बेच रही है। तो कहीं ना कहीं इसने ग्लोबलाइजेशन भी करवा दिया। बेनिफिट्स क्या होता है भाई ये सब करने से, बेनिफिट्स क्या होता है? अच्छा बेनिफिट्स का मतलब अब ये जो होता है, देखो मैंने बताया था कंपनी का बेनिफिट तो होता ही होता है, उसे सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अब मैं बताऊं कि एमएनसीज का जो होता है, एमएनसीज के आने से प्रोडक्ट जो होता है, आदमी का क्या फायदा होता है, कंज्यूमर्स का क्या बेनिफिट होता है। यानी कि जो होता है इसे एक टॉपिक दे देता है फॉरेन ट्रेड बेनिफिट। फॉरेन ट्रेड से क्या क्या बेनिफिट होता है कंज्यूमर्स को। भाई कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट होता है? भाई देखो कंज्यूमर्स को बहुत सारा बेनिफिट होता है, मैं आपको ढेर सारे बेनिफिट गिना सकता हूं। पहले आपके देश में जो होता है, मान लो आपका एक शहर है, आपकी सोसाइटी है, आपका एक गांव है, उस गांव में सिर्फ एक चिप्स आता था जिसका नाम था, भाई मान लो अमित नाम था, अमित नाम था भाई, अमित नाम, चलो कोई और मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं अंकित ना, एक अंकित नाम से चिप्स आ रहा था यार, कोई दिक्कत नहीं है, अंकित नाम से चिप्स आ रहा था। इस अंकित नाम से वो चिप्स आ रहा था, आप लोग खा खा के एकदम बोर हो गए थे यार, वही वाला चिप्स कितना खाएं समझ नहीं आ रहा, कुछ नया प्रोडक्ट आता। तो अब नया प्रोडक्ट आए कहां से? नया प्रोडक्ट जो होता है दूसरे देश वाला कोई आए तो जो होता दूसरा अपना अपने देश की सभ्यता, अपने देश का जो होता है तीखापन मीठापन लेके आए, तब हम लोग को खिलाए। तो ना इस तरीके से अब जो होता है एक सऊदीया से कंपनी आई, एक दुबई से कंपनी आई, एक अमेरिका से कंपनी आई, उसने क्या किया, उसके देश में चिप्स बनता था लेकिन अब अलग अलग किस्म से चिप्स बनता था। वो जो होता है अब देखो अंकित के नाम उसने एक चिप्स लाया जिसका नाम था चलो जो होता है मान लेते हैं अनुज ना, एक चिप्स लाया जिसका नाम था अनुज। तो आपको अब भैया दो चिप्स देखने, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब तो नाम है सर जी यार, ये सब कर ले रहे हो, तो आपके लिए आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। देखो अब मान लो एक चिप्स था अंकित बिकता था, अब जो होता है एक चिप्स है अब अनुज भी आ गया, अब आपको वेराइटी ऑफ चिप्स मिला, वेराइटी ऑफ चिप्स मिला ना। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी के आने से आपको प्रोडक्ट में वेराइटी मिलती है। मार्केट का देखो क्या फायदा हो रहा है आपको, फॉरेन ट्रेड से क्या क्या मार्केट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। विदेशी व्यापार जब होगा तो आपको पहली बात तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा, समझे। पहली बात तो आपको कंज्यूमर को वैरायटी मिलेगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। दूसरा बात मैंने बताया था कि लो कास्ट पे मिलेगा। क्यों लो कास्ट पे मिलेगा बताओ? क्योंकि एमएनसी जो होता है वो लो कास्ट में अलग अलग देशों की मदद से लो कास्ट में प्रोडक्ट को तैयार कर लेती है। अब लो कास्ट में तैयार करेंगी तो वो फिर भी प्रॉफिट कमा रही है, और आपके देश के जो कंपटीटर हैं, आपके देश में पहले से चिप्स बना रहे थे, उनसे सस्ते में बेचने लगेंगे। अगर वो 10 रुपए पैकेट बनाता था या 5 रुपए पैकेट ले जाओ, या 5 रुपए पैकेट ले जाओ, क्योंकि ये एमएनसी जो होता है कई जो देशों की मदद से कोई प्रोडक्ट तैयार करवा रही है, इस वजह से ये लोग बड़े सस्ते में बेच देती है, तब भी इनका प्रॉफिट होता है। और इनको यही चाहिए, इनको यही तो करना है कि मार्केट में सिर्फ अपने आप को राज करवा। सॉरी बच्चों, लाइट कट गई थी, इस वजह से फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पर कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेन ट्रेड से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। ये भैया फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो उससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। देखो फॉरेन ट्रेड जब होता है तो उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, जिसे कंज्यूमर जिसे कहा जाता है, मतलब हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना, तो हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो मैं उसमें आपको बता रहा था कि जैसे आपके अगर एरिया में एक चिप्स की कंपनी है तो सिर्फ एक ही चिप्स बेच रही है, लेकिन वही जो होता है आप एक चिप्स खा के बोर हो गए, खा के बोर हो गए, वही एमएनसी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी, कहीं अमेरिका से निकल के आ गई, कहीं चाइना से निकल के आ गई, जो होता है उधर इजराइल से निकल के आ गई, रूस से निकल के आ गई। अब ये जो होता है अलग अलग एमएनसी जो होता है चिप्स ही बना रही है, मान लो एक पल के लिए, मान लो ना, वैसे चिप्स नहीं बनाने आएंगे एमएनसी, तो मान लो एमएनसी चिप्स ही बना रही है, तो अब क्या होगा कि आपके लोकल मार्केट में वेराइटी ऑफ चिप्स मिलेगी, तो वेराइटी ऑफ चिप्स आपको मिलेगी, ठीक है। अब वेराइटी ऑफ चिप्स मिलेगी तो वही राइट टू चूज जो होता है आपको ये भी मौका मिलेगा, राइट टू चूज। आपको जो होता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ये नीचे लिख गया तो दिख नहीं रहा होगा, राइट टू चूज ना। तो यही वैरायटी आप लोग होते हैं, तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो एमएनसीज वो चीज कहीं ना कहीं हमें दिलवाती हैं ना। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमें चूज करने का मौका मिल पाएगा, फिर लो कास्ट पे आपको प्रोडक्ट मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अकेला एक बंदा है तो वो अपने मनमानी से बेच रहा है कि 5 रुपए में तैयार किया 10 रुपए में बेच रहा है। अब क्या है कि जब एमएनसीज आ जाती हैं तो एमएनसीज क्या करती हैं कि वो 5 रुपए में बेच रहा तो 6 रुपए में बेचने लगेगा, क्योंकि एमएनसीज भी 6 रुपए में बेचेंगे कि भाई उन्हें एमएनसीज को चाहिए कि हमें जो होता है, वैसे भी आपने ये पढ़ा कि एमएनसीज सस्ते दामों पर चीजों को तैयार करवा ले जाती है।
जाती हैं। तब ये क्या करेंगे, 4 रुपए में तैयार करके 5 रुपए में बेचेंगे। अब जो है ये बंदा इसके आगे जो 5 रुपए में तैयार कर रहा था, इसके आगे आएगा कंपटीशन, और ये भी एमएनसीज की तरह अपने आप को ढाल लेगा, तो ये भी 4 रुपए में तैयार करके 5 रुपए में बेचेगा। तब अब जो होता है लोगों के पास 5 रुपए में प्रोडक्ट मिलने लगा, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट मिलने लगेगा। फिर लोगों के पास आएगा कि सस्ता के साथ साथ वो देखेंगे कि कौन सा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एमएनसीज बेटर क्वालिटी दे रही है, लोकल कंपनी दे रही है, तो हम फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करते हैं। तो वहीं ना कहीं जब सेम रेट पे हर कोई बेच रहा है, तो वहां पर सब सोचते हैं कि मैं अपनी क्वालिटी बढ़ाऊं ताकि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो ना। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, लो कॉस्ट पे मिलेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जो भी, अच्छा मैं थोड़ी ना मैं ये कह रहा हूं कि एमएनसी जो आएंगी वो खाली चिप्स बेचेंगी, नहीं यार, ये तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा था कि एमएनसी चिप्स बेचती हैं तो क्या होता है ना। तो आपको ये सारी बातें पता चली। लेकिन अगर मान लो एक अमेरिका से एक कंपनी आई, कार की कंपनी आई, तो उसने भारत में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने कहा फॉरेन ट्रेड नहीं किया उसने, फॉरेन ट्रेड नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन ट्रेड का मतलब वहीं से बना के बेच दे, नहीं, हमने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने अमेरिका से इंडिया में आके। तो अब बताओ उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी तो हमारे इंडिया में आ जाएगी। भाई कार चल रही है तब तक तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन कार की कंपनी ही आ गई, यहां पर सारे प्रोडक्ट्स यही लाके बना रही है। तो इससे क्या होने लगेगा कि जो कार की कंपनी होगी, यहाँ के जो लोग वहां, भाई जो था विदेश से अमेरिका से थोड़ी लोगों को पकड़ के लाएगी, यहीं के लोगों को ट्रेन करेगी ना। जब यहाँ के लोगों की ट्रेन करेगी तो यहाँ के लोगों के अंदर एक टेक्नोलॉजी, मतलब एक टेक्नोलॉजी को जानेंगे समझेंगे और उनके अंदर ये बातें पता चलेंगे कि ये वाली जो कार है वो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से डिजाइन होती है ना। तो कहीं ना कहीं हमें न्यू टेक्नोलॉजी, और वैसे भी अगर कार आई तो रास्ते में जब कार चलेगी तो एक नई टेक्नोलॉजी नजर आएगी ना। अब मान लो हम लोग चला रहे थे जो होता है डीजल पेट्रोल से कार, वहां से बन के आ गई होता है एक अपनी इलेक्ट्रिक कार, या फिर बन के आ गई होता है कहीं से हाइड्रोजन ट्रेन ना, जिसे जापान बना रहा। तो इस तरीके से अब नई नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, नई नई टेक्नोलॉजी जो होता है, नई नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। एमएनसीज की वजह से ये सारी बातें पॉसिबल हो पाती है। तो एमएनसीज के देखो 5 फायदे बता दिए, 1 2 3 4 5। एमएनसीज के आने से कस्टमर को क्या फायदा होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसे आप स्टार मार्क करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछेगा एमएनसीज के आने से जो है अपने कस्टमर को क्या फायदा हुआ ना, ठीक है, कस्टमर को ये फायदा हुआ है। तो इस तरीके से यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। लेकिन हाँ, मैं आपको तभी तो कह रहा था कि मैं आपको अभी इतना आपके अंदर इतनी जो होता है थिंकिंग डेवलप करूंगा कि आप खुद सोच के बता ले जाएंगे। तब बताइए जो होता है आपको एमएनसीज के बारे में अब अगर कह दिया जाए एमएनसीज के कस्टमर को क्या फायदा हुआ, तो आप बता ले जाएंगे ना, आराम से सोच के बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, हमें चूज करने का मौका मिलेगा, लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, बहुत सारे जो होता है क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, सारी बातें रहेंगी, जिससे जो होता है अच्छा खासा हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एमएनसीज की वजह से कुछ बातें और बता देता हूं, ताकि अभी जो होता है जब हम थोड़ा अगला लेक्चर करेंगे तो उसमें बड़ी आसानी होगी। अच्छा, एमएनसीज के बारे में इतनी बातें हो गई। कभी कभी पूछता है कि एमएनसीज के आने से जो है ये अपनी कंपनीज को क्या घाटा होता है, भाई लोकल कंपनी को क्या घाटा होता है, बताओ। ये पूछता है लोकल कंपनी को क्या घाटा होता है, लोकल कंपनी को फायदा होता है या घाटा। सबसे पहले तो ये जानूं, लोकल कंपनी को भाई होता है कभी कभी फायदा हो जाता है, कभी कभी घाटा होता है। तो अगर वो आपसे पूछे कि फायदा होता है या घाटा, तब तो आप बताएंगे फायदा भी होता है और घाटा भी होता है। तो घाटा अभी बता रहा हूं, फायदा यहां पर बताऊंगा ना। और अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि लोकल कंपनी को क्या घाटा होता है, तब आप बताएंगे। देखिए, बहुत सारी लोकल कंपनी बंद हो जाती हैं एमएनसीज के आने की वजह से, या फिर जो होता है उनका एक उन्हें कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट टूट जाती है ना। अब जो होता है अगर उन्हें जो होता है मार्केट में सर्वाइव करना है, तो अपने आप को इस कंपटीशन में अपने आप को ऊपर लाना पड़ता है, एमएनसीज से ज्यादा पावरफुल होकर दिखाना पड़ता है। वरना तो अभी जो होता है, अभी आप राज कर रहे हैं, आप भी मान लीजिए अपने क्लास के अकेले इकलौते जो होता है ऐसे इंसान है, 5-6 लोग हैं आपके क्लास में, 10 लोग हैं, और उसमें से आप पढ़ने में सबसे तेज हैं, 20 लोग हैं पढ़ने में सबसे तेज हैं, तो आप तो भी मौज कर रहे हैं। लेकिन जब आप निकलेंगे बाहर 1000 2000 नहीं, बल्कि जो होता है लाखों लाखों बच्चों के बीच में बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टॉपर आए हैं। मान लो इस स्कूल से एक टॉपर, इस स्कूल से एक टॉपर, इस स्कूल से एक टॉपर, सारे टॉपर्स एक साथ मिलकर आप कंपटीशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का कंपटीशन जब देखने को मिलता है, तो वही बात होगी ना। अभी लोकल कंपनी जो थी, मैं आपको यही समझा रहा था, लोकल कंपनी थी अपने देश में मस्त जो होता है बेच रही थी प्रोडक्ट को, लेकिन वहीं आ गई एमएनसीज, बाहर से आई मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है वो आएंगी तो करेंगी कंपटीशन क्रिएट करने की वजह से बहुत सारी लोकल कंपनियां इस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाती हैं, एमएनसीज के आगे टिक ही नहीं पाती हैं, तो लोकल कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं। बंद, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, क्लोज आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो मल्टीनेशनल जो लोकल कंपनी होती है बहुत सारी बंद भी हो जाती हैं, और बहुत सारी कंपटीशन को बीट करके कहीं ना कहीं मार्केट में सर्वाइव करती रहती हैं ना। तो दो तरीके का होता है, इनका लॉस हो रहा है, इनको हाई कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं, ये लोकल कंपनी को जो होता है घाटा लगता है। अब फायदा क्या होता है, मैं आपको लोकल कंपनी को फायदा भी होता है, मैं आपको बताऊंगा कि लोकल कंपनी बहुत सारी एमएनसीज के साथ जुड़ जाती हैं, या लोकल कंपनी बहुत सारी एमएनसीज ऑर्डर दे देती हैं, या लोकल कंपनी को बहुत सारी एमएनसीज खरीद लेती हैं। अच्छा, जब खरीदती होगी, मान लो एक लोकल कंपनी, ये सब फायदा बेटा अभी मैं यहां बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। अगर मान लो एक लोकल कंपनी है, अगर उसे कोई एमएनसी खरीदती है,
ध्यान, इसका इस लोकल कंपनी का फायदा हुआ या घाटा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये एमएनसी जो होता है, अगर यहां आके यहां पर इस लोकल कंपनी को खरीद रही है तो कहीं ना कहीं इस लोकल कंपनी का फायदा हो रहा है। मान लो ये भी सोच बनाती है, ऑब्वियस सी बात है अपनी तरीके की कंपनी को खरीदेगा, दूसरे तरीके की कंपनी को नहीं खरीदेगा, ये भी सोच बनाती है। तो अब देखो क्योंकि इसे पता है कि अगर एमएनसी आएंगी तो मैं मार्केट में नहीं टिक पाऊंगी। लोकल कंपनी को ये बढ़िया से पता है कि अगर एमएनसी मेरे देश में आ गई तो मैं मार्केट में नहीं टिकने वाली हूं, क्योंकि एमएनसी बड़े सस्ते दामों पे अलग अलग जो होता है अलग अलग देश से प्रोडक्ट को तैयार करवा लेती हैं। तो इस तरीके से इसे पता नहीं टिक पाऊंगी। अब ये सोचती है कि एमएनसी आए मुझे खरीद ले, इससे क्या होगा, इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा खासा पैसा देती है। ऐसा नहीं है कि जो होता है ये अगर मान लो यहां पर इस कंपनी को खरीदने में कोई जो होता है 100 रुपए में तैयार है, तो एमएनसी कम से कम 1000 रुपए देकर खरीदती है। मतलब एमएनसी के पास इतना पैसा होता है, वो लोग अलग अलग बड़े बड़े देशों से आए रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो वो लोग बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा बहुत अच्छा खासा दे देते हैं। तो लोकल कंपनी चाहती भी है कि मैं जो होता है कहीं ना कहीं बिक जाऊं, जिससे मुझे पैसा मिल जाए, वरना मैं कंपटीशन से वैसे टूट जाऊंगी ना, तो फायदा होता है। तो चलो देखते हैं अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, किसी भी कंट्री में किस तरीके से प्रोडक्ट को अक्रॉस किया जाता है। या फिर आप सिंपल भाषा में समझिए कि एमएनसीज मार्केट में घुसती कैसे है, किसी भी देश में घुसने के लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो उनके पास बेटा 4 ऑप्शंस होते हैं। कोई भी एमएनसीज अगर किसी देश में घुसना चाहती है, मान लो एक मैं एमएनसीज, मेरे पास एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं चाहता हूं कि अमेरिका में ले जाऊं, जो होता है उस कंपनी को लगाऊं, या फिर कोई अमेरिकन जो होता है कंपनी है, चलो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कंपनी है, वो अमेरिका में मैं लगाना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, मैं क्या क्या कर सकता हूं। सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूं, वहां पर जाऊं इंडस्ट्री लगा दूं ना, भाई मुझे अपने गुड्स को किसी तरीके से जो होता है अमेरिका में भेजना है, तो मैं एक काम करूं कि भैया यहां पर जाऊं इन्वेस्टमेंट करूं, एक तरीका। दूसरा तरीका भाई इन्वेस्टमेंट करूंगा, कागज बनवाऊंगा, बड़ा टाइम लगेगा। एक काम करता हूं, मैं यहां की कोई जो होता है पहले से सेटल्ड एक कंपनी है, इसे खरीद लेता हूं, बाई कर लेता हूं, खरीद लेता हूं ना, ये भी एक तरीका हो गया। भाई यहां से एक कंपनी पूरी चल रही थी, बढ़िया हो रही थी, ये सूज की कंपनी थी, इसके पास मशीनें थी, सब कुछ थी, हमने क्या किया, इसे गया यहां से खरीद लिया। अब ना तो कंस्ट्रक्शन का झंझट, ना तो जो होता है पेपर का झंझट, ना तो कुछ, इसकी कंपनी सीधे हमने खरीदा, पैसा दिया, उसके बाद जो अगले दिन से हमारा प्रोडक्शन तैयार चालू होने लगा है ना। 2 तरीका। तीसरा तरीका भाई ये बेचने को भी नहीं तैयार रहते, काम करते हैं, हमें खरीदना भी नहीं है, वो बेच भी नहीं रहा, हम एक काम करते हैं, हमें सिर्फ प्रोडक्शन मतलब है, तो हम इस ए कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं, भैया एक काम करो कि भाई जो होता है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, तुम मेरे शूज भी बना दो, अपने बनाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे शूज भी बनाओ। और तुम अगर जो होता है मेरा शूज बनने में 10 रुपए लग रहा है, तो मैं तुम्हें 12 रुपए पर पीस दे रहा हूं, 12 रुपए पर पीस दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया था एक कहानी बताई थी आपको, जब मैं मनी एंड क्रेडिट पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि एक जो होता है इस तरीके से छोटा सा ट्रेडर रहता है, उसे अचानक से ऑर्डर मिल जाता है। तो वही बात है कि अचानक से इस कंपनी को ऑर्डर मिल गया कि भाई तुम 10 रुपए में तैयार कर रहे हो, प्रोडक्ट तुम्हारा तैयार पर पीस 2 रुपए दे रहा हूं, जाओ आराम से बनाओ। और मुझे ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा चाहिए, मुझे जो होता है हजारों की क्वांटिटी में पर डे चाहिए, तो मुझे हजारों क्वांटिटी में पर डे जो पर डे आप दो, और पर पीस पे मैं 2-2 रुपए दे रहा हूं। तो 2-2 रुपए बहुत ही कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर डे का सेल है, पर डे का सेल है, जिसकी वजह से ये लोकल कंपनी मान भी जाती है, क्योंकि इनका कुछ खास बिकता तो है नहीं, इस वजह से इन्होंने कहती है कि चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमें कम से कम पर डे हजार शूज की तो कम से कम ऑर्डर मिला। अब चौथा तरीका ये होता है कि भाई इस ए के साथ जो होता है पार्टनरशिप कर ली जाए। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है कि भाई कागज बनवाएं, पैसा लगाएं, सब कुछ करें, उससे चाहे एक काम करते हैं इससे हाथ मिला लेते हैं, चल के भाई इससे हाथ मिला लेंगे। अब ये हो गया पार्टनरशिप में अब एमएनसीज इन्हें पैसा देंगे किस वजह से पैसा देंगी नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए जो होता है तरीके को बताएंगे। भाई मशीनें देंगी, नई मशीनें देंगी, भैया इस मशीन से सूज मत बनाओ, इस मशीन से सूज बनाओ, जिससे आपका फायदा होगा और सूज बहुत बढ़िया बनने वाला है। पैसा दे देंगी, मशीनें दे देंगी, नई नई टेक्नोलॉजी देंगी, नई नई आइडियाज देंगी। अब इससे जो होता है कंपनी ए और मल्टीनेशनल कंपनी मिलकर ग्रो कर जाएंगी बहुत अच्छे जो होता है स्पीड से। तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी देश में घुसना चाहती है तो ये सब बातें उसे ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या। देखो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वही 4 बातें जो आपको बता दिया, वही 4 बातें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई जो होता है फॉरेन ओन कंपनी, मतलब दूसरे देश में जाए और अपनी कंपनी खुद स्टैब्लिश करे ना, तो वो अपने आप में टफ कार्य है। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है कि जाए भाई यहां इस देश में अपनी जो होता है खुद की कंपनी को स्टैब्लिश करे ना, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया मार्केट में घुसने का ज्वाइंट वेंचर जो होता है, ज्वाइंट वेंचर जो है एक तरीका है जिससे ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी इस ए कंपनी के साथ बेटा ज्वाइंट बन जाती है, जिसे एएमएनसीज है, एमएनसी ए कंपनी के साथ जुड़ जाती है, हाथ मिला देती है, पार्टनरशिप हो जाती है। अब जो है एमएनसी से पैसा देगी, नई नई मशीनें देंगी, टेक्नोलॉजी देगी, आइडिया देगी और इसे जो होता है रन करवाने की कोशिश करेगी। इससे क्या होता है कि एमएनसी को भी फायदा होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, ऊपर से जो है इसका टाइम बच गया, अगले दिन से प्रोडक्शन चालू हो गया ना। इसे जो होता है एक बना बनाया सेटअप मिल गया, कागज पेपर्स नहीं तैयार करवाने पड़े, वरना गवर्नमेंट से भाग भाग के पेपर तैयार करवाती, तो वो सारी चीजों से ये बच जाती है। उसके साथ साथ जो होता है ओन्ड लोकल कंपनी, तीसरा तरीका है कि लोकल कंपनी ए को खरीद
खरीद लिया जाए, डायरेक्टली इस कंपनी को बाई कर लिया जाए। बाई करने से फायदा होता है, फिर वही वाला फायदा होता है कि कहीं ना कहीं पेपर नहीं तैयार करवाना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें जो होता है यहाँ पर पूरा सेटअप नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, सब कुछ नहीं ना। अगर वो सब करे तो कम से कम 6 महीना तो लग जाएगा। उससे अच्छा तुरंत का तुरंत जो होता है लोकल कंपनी को जो होता है खरीद लो, या लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर लो, या फिर जो होता है कंट्रीब्यूट कर लो लोकल कंपनी के साथ, यानी कि उसे ऑर्डर दे दो ना। तो एक काम कर सकते हैं, देखो इसमें मैं आपको समझाता हूं चौथा वाला एक बार फिर से। चौथे वाले में क्या करते हैं कि लोकल कंपनी, अगर लोकल कंपनी ए है तो इससे जो होता है बेटा कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इसे ऑर्डर दे देते हैं। एमएनसीज ने दिया इसे ऑर्डर देने के बाद अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई ऑर्डर दे दिया तो मान लो कोई शूज की कंपनी है, ये बनाती थी एक शूज ना, लोकल शूज बनाती थी। अब आई जो होता है प्यूमा का ब्रांड कहा कि भैया ये हमारे लिए भी शूज बना दो, हमें इस मैं आपको मटेरियल बता रहा हूं, ये मटेरियल यूज करना है, ये चीजें यूज करनी है, आप जो होता है मेरे लिए शूज बना दो। अब ये शूज जो बन चुका है बेटा, इस शूज पे प्यूमा लगाएगा अपना ब्रांड और इसे मार्केट में उतार देगा बिकने के लिए। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो प्यूमा का ब्रांड बिकता है वो प्यूमा कंपनी खुद आके बनाती है, वहां से अमेरिका से बना के या फिर अलग अलग जगह से बना के भेजती है? ऐसा कभी नहीं होता है। वो क्या करती है कि भैया लोकल कंपनी ए को पकड़ती है जो पहले से शूज बना रही है, इसका कुछ खास बिक्री हो नहीं रही है, एक काम करती है कि कहती है भाई ए कंपनी तू एक काम कर, तू मेरे लिए पर डे 1000 शूज बना ना, मैं तुझे पैसा दे देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, मैं तुझे बता देता हूं कि इस सामान से बनाना है, ऐसे से बनाना है। अब तू जो है ये ले पैसा पकड़ और पर डे 1000 शूज मुझे बना के दे। 1000 शूज बना। इस 1000 शूज को बनाई थी इस लोकल कंपनी ने, लेकिन प्यूमा ने ब्रांड लगाया अपना, उसमें ब्रांड लोगो चिपका दिया और ये बन गया प्यूमा का शूज जो मार्केट में उतार के बेचा जाएगा। तो इस तरीके से लोकल कंपनी मार्केट में घुस जाती है। 4 तरीका होता है किसी भी मार्केट में लोकल कंपनी का घुसना। किस तरीके से लोकल कंपनी मार्केट में आएंगी, वो 4 तरीके से आ सकती हैं। तो इतनी बातें जो होता है इस लेक्चर में हम लोग किए हैं और इतनी बातें यहां रहने देते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि भैया फायदा कैसा होता है लोकल कंपनी देखो, जब ज्वाइंट वेंचर होगा तो भी फायदा होगा, लोकल कंपनी बिक जाएगी तो भी फायदा होगा, लोकल कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर एमएनसीज ने हाथ मिलाया है लोकल कंपनी से तो लोकल कंपनी का होने वाला है फायदा। लेकिन वहीं अगर जो है एमएनसीज ने लोकल कंपनी से हाथ नहीं मिला, भाई हाथ मिलाएगी तो किसी एक ही कंपनी से मिलाएगी ना। अब मान लो उसे ज्वाइंट वेंचर किया या उसे खरीदा या फिर जो होता है कहीं ना कहीं उसे ऑर्डर दिया, तो किसी एक से खरीदेगी ना, किसी एक से देगी ना। मान लो शूज बनाने वाली 50 कंपनी आपके देश में चल रही, तो एक का फायदा होता है, बाकी 49 जो होता है 49 जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से दब जाते हैं। तो घाटा मैंने बताया था, घाटा किस तरीके से होता है, बैन भी हो जाती है, बंद भी हो जाती है, क्लोज भी हो जाती है कंपनी, उसके साथ साथ कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलता है एमएनसीज के आने की वजह से। ये घाटा होता है लोकल कंपनी का और ये फायदा भी होता है लोकल कंपनी का। तो फायदा और घाटा दोनों बातें हैं। उसके बाद कस्टमर का क्या फायदा होता है वो भी बता दिया हूं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी, सारी बातें इसमें बता दिया हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में और उसके बाद नहीं, अभी थोड़ी सी टॉपिक बची है, इस टॉपिक को देख लेते हैं, बाकी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन के। चलिए, तो हमारी एक छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेड बैरियर और उसके बाद जो होता है लिबरलाइजेशन। 2 टॉपिक छोटी छोटी हैं, 5 मिनट। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं बता दूं, इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा ना। उसके बाद यहां से 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर बनता है, हर बार बनता है, लगभग बनेगा। ये जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। यहाँ भले छोटी छोटी 2 टॉपिक दिख रही है, लेकिन ये काफी बार पूछी जाती है। तो मैं आपको यहाँ बहुत जल्दी में समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मुश्किल से 5-7 मिनट मुझे दीजिए, 5 से 7 मिनट में मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। देखिए, ट्रेड बैरियर क्या होता है भाई, एक काम बताते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि 1950 में अपना देश आजाद हुआ था। उससे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश में जब आए थे तो व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने के बदले वो हमारे देश को गुलाम बनाने गए थे ना। तो हमारे देश को गुलाम बनाने गए थे, तो आजादी के बाद एक नियम लगा कि हम लोग ट्रेड बैरियर लगाएंगे, यानी कि विदेशी व्यापार को अपने देश में आने नहीं देंगे। तो भाई ये ट्रेड बैरियर कैसे काम करता है, क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड बैरियर का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रेड बैरियर और एक नाम है कि जो होता है इंपोर्ट ड्यूटी और ट्रेड बैरियर में क्या रिलेशन है भाई? इंपोर्ट ड्यूटी, देखो जो है ट्रेड बैरियर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी देश कह दे कि मुझे विदेश का सामान नहीं मंगाना, ऐसा कोई भी देश नहीं कह सकता है। ऐसा कोई भी देश, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी देश नहीं कह सकता है कि मैं विदेश का सामान नहीं मंगाऊंगा। मतलब वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कभी भारत नहीं कह सकता कि मैं अमेरिका से आज के बाद कोई सामान नहीं मंगाऊंगा, वो ऐसा नहीं कह सकता। या फिर अमेरिकन कंपनीज को मैं अपने इंडिया में घुसने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता है। क्योंकि अगर ये ऐसा कह देगा तो अमेरिका भड़क जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका भी कहने लगेगा कि मैं भी तुम्हारा सामान नहीं लूंगा, जाओ जो करना हो कर लो। अब इस तरीके से उसके बाद जितने अमेरिका के फेवर में रहेंगे, जितने इंडिया के फेवर में रहेंगे, ये एक जो था
ये असंतुलन एक मेंटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से ना। तो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जो होता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी देश नहीं कर सकता, तो वो कर क्या सकता है भाई, उसके बाद अपने देश में ट्रेड को रोकने के लिए कर क्या सकता है, उसे भी कोई तो आजादी मिलनी चाहिए। हाँ मिली है, एक काम कर सकता है वो कि इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे अपनी ड्यूटी यानी कि जो होता है टैक्स बढ़ा सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी नाम का एक चीज होती है कि जैसे मान लो मुझे किसी भी कंपनी को रोकना है, तो मैं उसके ऊपर, जैसे मान लो एक कंपनी ए थी, वो भारत में आ रही थी, इंडिया में आ रही थी, तो इंडिया में आने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को लगा यार ये एक कंपनी जो है अगर आ गई, तो जैसे अपने यहाँ इस समय जो होता है स्टारलिंक कंपनी आ रही थी, स्टारलिंक कंपनी एलॉन मस्क की आ रही थी, नेटवर्क कंपनी, जिसे भारत सरकार ने रोक दी। क्यों रोका? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे जियो, एयरटेल, वोडाफोन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टारलिंक आती तो बड़ा फायदा होता, मुकेश अंबानी को बढ़ा रहे हैं। देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको शुरू में बताया था अगर ये स्टारलिंक आ जाएगी तो कोई बात नहीं, आ गई अच्छी बात है, लेकिन ये स्टारलिंक इतना पैसा इंडिया से लेके चली जाएगी विदेश में। अब मान लो अमेरिका में रह एलॉन मस्क, तो एलॉन मस्क सारा पैसा अमेरिका में उठा ले जाएंगे, इंडिया का सारा पैसा अमेरिका में चला जाएगा, जिसके वजह से हम लोग बहुत गरीब हो जाने वाले हैं ना। इससे अमेरिकन डॉलर बढ़ता जाएगा, हम लोग गरीब होते चले जाएंगे। इस वजह से रोका जाता है कि स्टारलिंक कंपनी को कहीं ना कहीं, ताकि भारत की जो कंपनी है वही पैसा कमाए। भारत की कंपनी पैसा कमाएगी तो कम से कम पैसा भारत में रहने वाला है, हम लोग ताकतवर बने रहेंगे। ये देखो एक लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उन्हें पता नहीं होता ये सब बातें कि यहां से पैसा जब भाग जाएगा दूसरे देश में तो हम लोग कहां के रह जाएंगे, हम लोग एकदम खत्म हो जाएंगे ना। तो ये बातें आपको पता है क्योंकि आपने मेरा लेक्चर देखा था, आपको ये बातें पता हो रही हैं। तो चलो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से एक कंपनी जो होता है अगर आती है और भारत सरकार चाहती है कि भैया ये कंपनी हमारे लिए घाटा हो सकता है, इस कंपनी को देश में घुसने ना दिया जाए, तो ऐसा नहीं कह सकती भैया कि एक कंपनी तुम नहीं आ सकते, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। वो एक काम करे, वो कहे कि भैया आओ लेकिन हम तुम्हारे ऊपर 70% टैक्स लगाते हैं कि आप जितना कमाओगे उसका 70% हमें देके जाना। अब बताओ एक कंपनी चाहेगी क्या इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद 70% सरकार को दे? नहीं ना। तो इसी को कहा जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। बेटा इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है, तो भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ताकि वो जो होता है ट्रेड को कहीं ना कहीं अपने देश में आने वाले ट्रेड को रेगुलेट कर पाए ना। तो ये ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए जो होता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी। बेटा हाई इंपोर्ट ड्यूटी को ही ट्रेड बैरियर कहा जाता है। तो ट्रेड बैरियर का मतलब आप कभी भी मत सोचिएगा कि व्यापार को रोकना होता है, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है हाई इंपोर्ट ड्यूटी का लगना, मतलब इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे हाई टैक्स लगा देना, उसी को ट्रेड बैरियर कहा जाता है। तो आपको ये बातें शायद मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो 1950 के बाद अपने देश ने ट्रेड बैरियर लगाया, यानी कि आने वाले प्रोडक्ट पे उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कर देंगे, जिसकी वजह से कोई कंपनी हमारे देश में घुसेगी नहीं और हम फिर से गुलाम नहीं होने वाले हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अगर जो है बाद में देश डेवलप होगा तो ट्रेड बैरियर सब हटाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से ट्रेड बैरियर क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंपोर्ट होने वाले जो होता है गुड्स का हम लोग जो है अब मेंटेनेंस कर पाए ना। ट्रेड बैरियर का होता है, ट्रेड बैरियर एक रिस्ट्रिक्शन होता है जो इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे, बाहर से आने वाले, इंपोर्ट का मतलब बाहर से अपने देश में आने वाले प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से बाहर भेजा जाने वाला प्रोडक्ट। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट पे हम लोग जो होता है एक रिस्ट्रिक्शन लगा पाए। ट्रेड बैरियर एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रख पाते हैं ना। ये समझ में आ गया। अब लिबरलाइजेशन का होता है भाई, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर का रिमूव होना, ट्रेड बैरियर का रिमूव होना। अब मैं आपको थोड़ी बातें समझाता हूं। ट्रेड बैरियर का रिमूव होना कहलाता है बेटा लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, लिबरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रेड बैरियर को रिमूव किया जाता है ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स कंट्री में देखने को मिले ना। तो लिबरलाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रेड बैरियर को रिमूव किया जाता है, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स देखने को मिलता है। फ्री फ्लो का मतलब बह नहीं रहा है, फ्री फ्लो का मतलब आराम से गुड्स आपके सामान में आ रहा है, बिक रहा है, तो वो इंपोर्ट हो रहा है आसानी से। तो ट्रेड बैरियर का, ये लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर का रिमूव होना ना। तो अब ये करवाता कौन भाई? एक संस्था है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हेल्थ को देखता है। उसी तरीके से एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बड़ी बड़ी एमएनसी डेवलप हो गई थी, बड़ी बड़ी एमएनसी जो होता है जब डेवलप हो गई थी तो उन्होंने कहा कि यार जो होता है अब हर देश तो ट्रेड बैरियर लगा के रखा है, हम बेचे कहां अपने प्रोडक्ट को? भाई एमएनसी जो होता है बहुत बड़ी बड़ी जब डेवलप होने लगी तो उसके बाद इनका डिमांड हुआ कि यार इनको किसी भी तरीके से समझा के इनका ट्रेड बैरियर हटाया जाए। तो अब जो है ये गई, भाग के गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी कि संस्था के पास जो पूरे देश का जो होता है ट्रेड संभालता है। इससे ये अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ये जो होता है अब जो WTO है ये हर देश के पास जाता है, हर देश के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि भाई जो है तुम अपने देश में
कि भाई तुम अपने देश में जो है एमएनसीज को आने दो। इससे क्या होगा कि एमएनसी तुम्हारे देश में आई, उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद तुम्हें नई नई टेक्नोलॉजी लाके देंगी, तुम्हारे जो होता है कंज्यूमर को बड़ी फायदा होने वाला है, तुम्हारे कंज्यूमर को अच्छा अच्छा गुड्स मिलेगा, क्वालिटी गुड्स मिलेगा, लो प्रोडक्ट्स पे गुड्स मिलेगा। तो वो सारी बातें ये कंट्री वालों को आके समझाती हैं, कंट्री के किसी पीएम को समझाएंगी ना। तो पीएम क्या करेगा, अब जो है WTO की बात मान के इस ट्रेड बैरियर को हटा देगा, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देगा और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स अब देखने को कंट्री में मिलेगा। तो एमएनसी जो है इस तरीके से लिबरलाइजेशन करवाई है। लिबरलाइजेशन किसकी मदद से हुआ, WTO की मदद से हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हुआ ना। तो ये बातें आपको पता चल गई। अभी हम WTO के बारे में सारी बातें यही सब एक बार फिर से पढ़ेंगे ना। अब आता है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 इंडिया। लिबरलाइजेशन भारत में कब हुआ था? लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जो मैं बता दिया हूं, ये किसी देश में हो सकती है ना। भाई लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेड बैरियर को हटाया जाता है, जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स देखने को मिलेगा। अब ये इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना के पास जाके जो होता है लिबरलाइजेशन करवा सकता है, ये जो होता है कहीं और जाके लिबरलाइजेशन करवा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का यार, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बेटा 1991, ये क्या है? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत मतलब एक प्यारा सा शब्द समझो कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब ये होता है जब पहली बार भारत में 1991 में जब पहली बार ट्रेड बैरियर को हटाया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि पहली बार जब भारत में 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, उसी को न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कहा जाता है। भाई लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जो किसी भी देश में हो सकती है, और जब ये भारत में हुई थी तो उसे एक नाम दिया गया था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। भाई इसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्यों नाम दिया गया था? उसकी वजह यह थी कि देखो बेटा, जब किसी भी देश में लिबरलाइजेशन होगा तो इकोनॉमी एक नए तरीके से देखने को मिलेगी। भाई वर्ल्ड जो होता है, विदेशी एमएनसीज आएंगी, उसके वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, इसके वजह से जो है बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमी में एक बैलेंस आएगा भारत के, तो उसी को कहा गया, मतलब एक जो होता है अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ पकड़ेगी, तो उसी को कहा गया था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 जो इंडिया में हुआ था। इंडिया में सबसे पहली बार लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद इकोनॉमी हमारी चेंज हुई, भाई बदली ना। उसमें जो होता है इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली, उसी को न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। यहां से याद रखिएगा कि भारत में लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। अच्छा एक बात और, लिबरलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल, जब WTO होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ससुरा जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल कंपनी होती है, डेवलपिंग कंट्री होती है, उन्हीं के पास आता है। जैसे चाइना के पास नहीं जाएगा, ये अमेरिका के पास नहीं जाएगा। अमेरिका ने ट्रेड बैरियर लगा के रखा हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, चाइना तो पूरी तरीके से ट्रेड बैरियर लगा के रखा हुआ, इनके पास नहीं जाएगी ये सिर्फ भारत के पास आती है ना, छोटे छोटे देशों के पास जाती है, जिससे ये लोग ट्रेड बैरियर हटवाते हैं और यहां पर एमएनसी आके कमाती हैं। कहीं ना कहीं एमएनसी में नई टेक्नोलॉजी कंपटीशन तो देती हैं, लेकिन अगर हमारे देश में चल गई तो हमारा सारा पैसा भगा के ले जाती है। इसके वजह से हमें बड़ा घाटा हो जाता है ना। आज फेसबुक वाला जो होता है यहां से कितना रुपया लेके जा रहा है, जिसकी वजह से हमें घाटा हो रहा कि नहीं हो रहा? यूट्यूब कितना पैसा ले जा रहा, गूगल कितना पैसा ले जा रहा है हमारे यहाँ से। हम लोग चाह के भी इसीलिए अमेरिका से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा तो मैक्सिमली यही सब लेके जा रहे हैं। गूगल सब लोग यूज करते हैं, फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं, ये सारा पैसा जा रहा है अमेरिका में। अब अमेरिका जो होता है हमसे, हम लोग कितना पैसा कमा के लाएंगे कंपनी से? आइए ससुरे जो होता है इसी माध्यम से लेके चले जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करें और हम लोग कुछ ऐसा बना दें जिसके वजह से अमेरिका के पीपल्स यूज करें, तो हमें पैसा आने लगेगा, इंडिया में पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा ना, जिसकी वजह से डॉलर और रुपया में बैलेंसिंग देखने को मिल जाएगी। ये सारी बातें थी जो कि इस लेक्चर में हमने की। अब हम लोग समझेंगे ग्लोबलाइजेशन तो बता दिया हूं, थोड़ी बहुत बातें और IT सेक्टर से किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है, उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो था ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, और जो था फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इतनी बातें आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ा दूंगा सारी बातें। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, भरपूर क्वेश्चन लगेंगे। एक दिन में 2 वीडियो पढ़ रही है, आज जो होता है कोशिश रहेगी ये चैप्टर आज ही 2 वीडियो में निपट जाएगा ना। आज पढ़ रहा है एक वीडियो, उसके बाद फिर पढ़ेगी एक वीडियो, 2 चैप्टर जो होता है एक चैप्टर 2 वीडियो में आज ही निपट जाए ना। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट।